हेलो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि पिछले वाले वीडियो में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल्स अलग अलग एलिमेंट के जमाते हैं और वो जितने भी इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं वो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। जहाँ पे ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है आपका वो जिस इलेक्ट्रोलाइट में रखा रहता है उसकी कंसंट्रेशन 1 m होती है, यूनिटी होती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी ना हो के कुछ और हो, 0.5 हो, 0.001 हो, वटएवर, तो उस केस में ये जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की, वो चेंज हो जाती है। अब वो कितनी चेंज हो जाती है, क्योंकि आप चेंज तो कुछ भी कर सकते हो। टेम्परेचर जो यहाँ पे बिल्कुल आपने 298 लेके किया था, कोई दूसरा टेम्परेचर लेके भी किया जा सकता है। तो कंडीशन सारी स्टैंडर्ड होती है जब हम बात करते हैं E0 की। लेकिन हम अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ना रखें, मतलब हम लैब में कोई चीज़ करवा रहे हैं तो वहाँ पे हम यूनिटी ना रखें इसकी कंसंट्रेशन को और टेम्परेचर को भी बदलें, तो सीधी सी बात है ये E0 नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा। और वो चेंज वैल्यू क्या होगी, इसको मेजर करने के लिए हम नेरेस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी इलेक्ट्रोड चुन लीजिए किसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जैसे मैंने मान लिया कि मुझे तो कॉपर का निकालना है जिसकी रिडक्शन इस तरीके से होता है। अब आपको इसके अंदर नेरेस्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। तो दिस इज़ अ नेरेस्ट इक्वेशन। कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन में बच्चों आप अच्छे से देखो, यहाँ पर ये जो है बदला हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, आप कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो, इसलिए। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये वो तब है जो आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से सीधे सीधे यहाँ पुट करना है। माइनस RT/NF, R यहाँ पर होता है गैस कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। टेम्परेचर जो है यहाँ पे 298 केल्विन हम लेते हैं, वैसे आप कुछ भी ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में कोई दूसरा टेम्परेचर दे रखा है तो वो आप पुट कर सकते हो। F मतलब फैराडे, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये ln नेचुरल लॉगरिथम है। ये मैंने अपने लॉग वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को किस तरह से इसे हम चेंज करते हैं और क्यों चेंज करते हैं। इसके अलावा ये ऊपर वाला जो है, ये आप इस इक्वेशन को देखो जिसकी वजह से हमने ये नेरेस्ट इक्वेशन बनाई है, इसको लेके यहाँ पर ये प्रोडक्ट साइड है और यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। आपने जब आप 11th क्लास में थे तो आपने देखा था कि जब हम कभी भी K निकालते थे, डिसोसिएशन के कांस्टेंट निकालते तो क्या करते थे, अगर कोई सॉलिड प्योर हो या कोई लिक्विड प्योर हो तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती थी, है ना। तो यहाँ पे इसकी जो M है, ये कॉपर सॉलिड एग्जाम्पल मान लीजिए, इसको हम क्या मानेंगे 1। और जब हम इसे 1 मान लेते हैं तो उस केस में ये रिएक्शन जो ऊपर वाली इक्वेशन है, सॉरी, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको कोई भी इलेक्ट्रोड मैं दे दूँ, मैं कॉपर का दे दूँ, मैं आपको जिंक का दे दूँ, और मैं कहूँ कि उसकी जो कंसंट्रेशन है जिसमें आपका इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, जिंक रखा हुआ है, जिंक का जो है रॉड रखी हुई है एज ए इलेक्ट्रोड, उसी कंसंट्रेशन 0.5 है, तो आप मुझे ये बताओ कि अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। अब इसको हम चलो लिख तो लेते हैं, ये हमें आनी भी चाहिए, लेकिन हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, हमको सारी वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनकी क्या क्या वैल्यूज़ है। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर जो R है वो गैस कांस्टेंट, जैसा मैंने बताया, इसकी वैल्यू फिक्स है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको लर्न करनी है। फैराडे की भी वैल्यू फिक्स होती है जो दे रखी है आपकी NCERT बुक में 96487 कूलम पर मोल, और इसके अलावा बुक्स में 96500 कूलम पर मोल भी दिया हुआ है। ये दोनों अपनी जगह करेक्ट है। ये राउंड में हम अगर 96500 इसकी जगह लिख सकते हैं, और आपको 96500 ज़्यादा याद होनी चाहिए। कुछ ना दे तो आप ये वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में F की वैल्यू आती है। अब ये फैराडे कांस्टेंट होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। कांस्टेंट माने जिसकी वैल्यू फिक्स है। फैराडे कांस्टेंट का मतलब है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। तो अब आप देख सकते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, हम ये वाली जो पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो करीब करीब इतना आता है, या हम राउंड में कहें तो इतना आता है। तो इसलिए ये जो वैल्यू है फैराडे की वो वहाँ से आई। आपको पता चल गया होगा कि फैराडे कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट वी हैव, ये तो बात हुई कि नेरेस्ट इक्वेशन को हम किस तरह किसी इलेक्ट्रोड
कि पोटेंशियल निकालने में यूज़ करते हैं जबकि उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी ना हो। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं जब हम ऐसे इलेक्ट्रोड का सेल बना दें जिनकी कंसंट्रेशन यूनिटी ना हो। तो सीधी सी बात है, जो सेल पोटेंशियल बनेगा वो भी डायरेक्ट आप ई कैथोड माइनस ई एनोड सीधे सीरीज देख के इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं निकाल सकते। आपको उसके लिए चेंज वैल्यू क्या हुई है वो पता लगाना। आपको ये निकालना पड़ेगा कि कॉपर अब जिस चेंज कंसंट्रेशन में रखा हुआ है उसकी कितनी वैल्यू हो गई। तो इस फॉर्मूले से जैसे पुट करके दिखाया था। और यहाँ पे 2 क्या है बच्चों, नीचे n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर को जो है आप लोगों के कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो उसमें रिड्यूस होने के लिए कॉपर में, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखी गई है। और f तो आपको पता ही है सब कुछ। इसके अलावा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 यहाँ पे, इसलिए कॉपर इज इन यूनिटी। इसी तरीके से हम एनोड वाले भी फॉर्म, क्योंकि हम एनोड जिंक का बना रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी हम नेरिस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब आपको जब इन दोनों को जोड़ के सेल बनाओगे आप, तो सेल बनाने के बाद इसका जो पोटेंशियल बनेगा, जो वोल्टामीटर रीडिंग देगा, वो रीडिंग निकालनी है आप लोगों को। तो वो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड यहाँ पे कॉपर था, एनोड यहाँ पे जिंक है, लेकिन यहाँ पे ई नॉट नहीं है, ये ई है, मतलब चेंज्ड वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, ये वाली नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमें जब ये वैल्यू आपको पता है कि हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, तो हम उसको किस तरह से रखेंगे। आपको जो ई हमने ऊपर 3.9 और 10 में हमें बनाई है, उनको हम आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब इस वाली में से इसको माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड को फर्स्ट में से। तो अब हम माइनस करेंगे, तो चलो लिखते हैं। माइनस करके कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको ये चीज़ दिखाई देगी। आप इसे पुट करिएगा, और अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को देखिए, जो लॉग वीडियो लॉग एंटी लॉग्स में समझा रखे हैं, और ये फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पुट हुआ माइनस करके, आपको समझ आएगी बात। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दोनों चीज़ें माइनस में आ गई। दोनों लॉग जब माइनस में आते हैं तो क्या होता है, आपको पता है कि हम इस तरह डिवीजन फॉर्म में उसको लिखते हैं। ये भी उस वीडियो में बताया है। तो आप इसको सीधे सीधे लर्न भी कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आपको सीधे वहाँ पे एक बार वीडियो ज़रूर देखना चाहिए इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। नाउ वी हैव कि ई सेल, जब कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोड की आपकी यूनिटी नहीं होती है, जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है आपका क्वेश्चन पेपर में, वो यहाँ आपको रखनी है। अब हमारे पास, मैंने आपको उस में सिखाया था कि नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, हमें अपने क्वेश्चंस करने के लिए log 10 में इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। और कैसे करते हैं हम इसको log 10 में, हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आपको लॉगिन के ये ln के साथ दिए, उसको हम इस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये जो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है इसकी, अगर मुझे log 10 में इसको चेंज करना है ln को, तो मुझे अपनी इक्वेशन को किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा 2.303 और log 10, और यहाँ पर हमारा आएगा जिंक आयन और कॉपर आयन। ठीक है, बाकी की पूरी इक्वेशन वैसे की वैसे रहेगी, जैसे मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ। अभी आप चाहे तो लिख भी सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो वैल्यू है बच्चों आप लोगों की एफ, ये 2 को मैं हटा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि 2 इसी इक्वेशन में वैलिड है। बाकी अलग अलग इक्वेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर सकते हैं। बाकी तो सारी वैल्यू फिक्स है, आर फिक्स है, आपका टी फिक्स है, आपका एफ फिक्स है, इसमें है ना। इस इक्वेशन में आपकी हर चीज़ फिक्स है, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। जब इनकी वैल्यू आप सबकी पुट कर दोगे, तो 2.303 लॉग वाली भी पुट कर दोगे, तो ये आपकी टोटल बनेगी, मतलब 0.059 आपका आएगा। और नीचे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रखने की, वो चेंज हो सकते हैं। तो अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर जो है वो आप लोगों के क्या रखा है, एनोड वाला लगा हुआ है, और नीचे क्या रखा हुआ है, आपके कैथोड के आयंस की कंसंट्रेशन दे रखी है। और अगर कभी कभी एग्जाम्स में आप पता ही नहीं लगा पाते कौन सा आपको डायरेक्ट रिएक्शन दे देते, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे तो आपको क्या रखना है, प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे आपको रखना है रिएक्टेंट साइड, जो हम अभी आगे देख लेते हैं। तो ये कुल मिला के आपको इक्वेशन याद करनी है कि इसमें हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, नीचे यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें n की वैल्यू को चेंज किया हुआ है और यहाँ पे समझा रखा है। तो देखिए बच्चों, वहाँ पे जिस तरह अगर पेपर में ऐसे भी देख सकते हैं और आपको ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों तरीके से आपको एग्जाम्स में ये चीज़ें दी जा सकती हैं। सपोज़ आपको एग्जाम में इस तरीके से दिया है, तो आपको एनोड और कैथोड की अलग से रिएक्शन बनानी पड़ेगी। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पर इस साइड आपका एनोड और इस साइड आपका कैथोड रखा रहता है, क्योंकि ABCD से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से याद भी कर सकते हो। तो क्या हुआ है, निकल को आपको किस में चेंज करना है, निकल +2 में चेंज करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे निकल +2 में ये चेंज हो गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है जो कैथोड है, वहाँ पर क्या हुआ है, Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन को लेके
Ag में बदल गया है। अब आपको पता है कि आपको इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन कैथोड एनोड पूरी वो दोनों की होती है। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और इस साइड 2 है, तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वो कटेगा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरह जब आप इसे ऐड करोगे तो आपके सामने ओवरऑल इक्वेशन ये आएगी, निकल 2Ag और साथ में इलेक्ट्रॉन, तो आगे भी ये इक्वेशन में आपको पता ही होगा जो कट जाते हैं सीधे सीधे, और यहाँ पे 2Ag। तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट खुद करनी पड़ेगी रिएक्शन की। और फिर जब आपके सामने ये रिएक्शन आ गई है, फिर आप इसमें नरेस्ट इक्वेशन जो हमने सीखी थी पूरा पूरा लगा दो। ये बदली हुई नहीं है, ये आपका E0 सेल है, डायरेक्ट आपको टेबल में से मिल जाएगा इसकी वैल्यू। आपको E कैथोड माइनस E एनोड करके टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ रखना है। उसके बाद ये वैल्यूज़ में आप ये निकल रखेंगे। अब ये क्या है, प्रोडक्ट साइड अभी समझाया था, इसको मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि यूनिटी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये निकल वाली है, और यहाँ जो आयंस दिख रहे हैं आपको रिएक्शन में, आप वो लिखो। तो आयंस ये दिख रहे हैं, और यहाँ प्रोडक्ट साइड का ये रिएक्टेंट साइड आपको ये दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 क्यों लगा, इसकी पावर 2 क्यों आई है बच्चों, आप अच्छे से देखिए। हमने Ag के ऊपर पावर 2 लगाई है क्योंकि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट में 2 आ रहा है, ठीक है। और आपको ये चीज़ याद होगी, जब आप 11th क्लास में पढ़ते थे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा था। इसको रिएक्शन क्वेश्चन भी बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से थोड़ा डिफरेंट होता है। इक्विलिब्रियम में जब मिलता है हमें कोई चीज़, तब हम K यूज़ करते हैं, बाकी हर कंडीशन में, हर इक्वेशन में ये रिएक्शन क्वेश्चन होता है। ये एक जनरल रिएक्शन दे रखी, कोई भी पेपर में आ सकती है, उस केस में आपको इस तरह से नरेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो वहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट यहाँ रखने हैं, उनके ऊपर पावर चढ़ानी है जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और इस तरीके से रिएक्टेंट इसके नीचे रखने हैं, और जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपको इसके ऊपर चढ़ाने। बस आपको ध्यान बस यहाँ इतना रखना है कि आयंस ही होने चाहिए, बिना आयंस के आप कुछ नहीं करेंगे। आयंस नहीं है तो आप उसे यूनिटी मान लेंगे, ठीक है। और बाकी तो आपको बता ही दिया था कि 0.059 आप ले लेना यहाँ पर RT और F, और 2.303 जो लॉग को कन्वर्ट करने के लिए लिया था। ये सारी चीज़ें मिला के ये जो है आप लोगों का 0.059 आता है। तो ओवरऑल आप लोगों को जो रिएक्शन याद करनी होती है, जो आपको पढ़नी होती है, वो आप लोगों की 0.059 वाली ही है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को जब NCERT की बात करेंगे आपके साथ, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जनरली जो है T की जो वैल्यू है 298 केल्विन होती है। उस केस में आप 0.059 वाले यूज़ करिए। बाकी आप ये याद कीजिए, क्योंकि टेम्परेचर बदल सकता है किसी भी, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 जरूर दे रखी, पर आपको याद रखना है कि चेंज भी हो सकती है। आपको मैंने अभी सिखाया कि n की वैल्यू कैसे निकालनी है ऊपर वाले क्वेश्चंस में। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो चीज़ है ये है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको पता होगा, आपने प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसके ऊपर पावर रेस करते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। जैसे यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन जो थी वो आप लोगों को दे रखी थी, तो मतलब अगर मैं ये पार्ट निकाल लूँ तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकती हूँ। तो कभी भी आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि इक्विलिब्रियम जब मिलता है तभी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करोगे। तो अब हम देखते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मिलता है, ठीक है बच्चों। लेकिन इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पे आप जानेंगे कि कब नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होती, कब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इक्विलिब्रियम में आता है।